हेलो एवरीवन, मैं रेणु चौधरी आप सभी का उत्कर्ष क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग मस्त हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कब की जाती है प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसको हम पढ़ते हैं। प्लांट जब अपने लिए क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये प्लांट्स के अंदर होती है ओनली। प्लांट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होता क्या है उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। आपको पता होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग बात करें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने लिए उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये आएगी फूड से। ये कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, फूड लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपना फूड खुद बनाते हैं, क्या हम अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे कि आप लोग घर पर खाना बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए भोजन स्वयं बना रहे हो। स्वयं का मतलब होता है कि हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं वीट को, राइस को, या जितने और भी अलग हम बात करें जो भी दाल वगैरह होती हैं, ये हमें सब कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। क्या दाल और ये सब हम बनाते हैं? हम नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट ये बनाता है, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, अपने लिए फूड खुद बनाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्लांट अपने लिए फूड किस तरीके से बनाते हैं, प्लांट अपने लिए भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। आज की इस क्लास को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे, ताकि ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। तो हमने बात की फोटोसिंथेसिस को, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, जिसकी हमने बात की। अभी हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जो भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। CO2 उन्हें कहाँ से मिलेगी, इन्वायरमेंट से मिलेगी, वातावरण से मिलेगी। वहीं फिर वो क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। CO2 H2O किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। हम लोग बात करें लाइट की प्रेजेंस में, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अपने लिए फूड। उनका फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिसे हम बोलते हैं C6H12O6। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज। साथ में ही वो हमें क्या देते हैं, इससे रिलीज होता है। जब ये सारी प्रोसेस होती है तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, CO2 H2O लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। साथ में ही यहाँ पर रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये क्या है, इसका बाई प्रोडक्ट है, या क्या हम बोल सकते हैं ये क्या है, इसका सह उत्पाद है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। साथ में क्या होगा, H2O रिलीज होगा। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे। आपने केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम कोई भी रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर इधर जितना है उतना ही उधर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। तो ये रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो C6 आता है, 12H2O आता है। इधर भी हम बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहेगा 6O2 और 6H2O। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे इधर 6 कार्बन है तो इधर भी हमारे पास 6 कार्बन है, मतलब कार्बन की कहानी खत्म। दोनों तरफ हमारे कार्बन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे इधर कितने हैं, 12 हैं, और इधर क्या है, 12 ऑक्सीजन ये है। इधर हमने क्या लिखा है, 12H2O। तो हमारे इधर 24 क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो इधर भी 24 होने चाहिए। तो हम बात करें, हमारे 12 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ पर हो गए, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। तो ये इधर भी हमारे कितने, 24 ऑक्सीजन हो गए। वहीं हम बात करें H2O की, तो इधर 24 हैं, तो इधर भी हमारे पास 12 ये रहे और 12 ये रहे। कुल मिलाकर के हमारे जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गए। तो ये एक रिएक्शन है जिसके द्वारा क्या होती है, प्लांट भोजन बनाते हैं। ये रिएक्शन हुई कैसे, प्लांट ने क्या किया, वातावरण में से CO2 ली और H2O ली।
H2O कहाँ से लेगा? रूट के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 क्या करेंगे? वो वातावरण से लेते हैं। फिर लाइट का सोर्स क्या है? एकमात्र सोर्स है क्या? सनलाइट। तो ये क्या करते हैं? सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज। तो अब बात ये आती है कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लूकोज है। आप ये सोचते होंगे कि प्लांट आपके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन देख के हमारे मन में ये आता है कि प्लांट का मेन काम ऑक्सीजन देना है। क्या प्लांट का मेन काम ऑक्सीजन देना है? नहीं, प्लांट उसका जो ऑक्सीजन है वो तो इसका बाई प्रोडक्ट है या सह उत्पाद है। वो अपने लिए भोजन बना रहा होता है। ऑक्सीजन तो इसमें बाई चांस इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो जाता है, जिससे हमारा थोड़ा भला हो जाता है। हमारा थोड़ा क्या, हमारा पूरा ही भला हो जाता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो हमें श्वसन के लिए जो इम्पोर्टेंट गैस चाहिए, ऑक्सीजन जो चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है। लेकिन ये प्लांट का बाई प्रोडक्ट है। प्लांट का उद्देश्य नहीं था कि वो हमें ऑक्सीजन दे, वो अपने लिए भोजन बना रहा था। साथ साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई जब वो ये प्रोसेस कर रहा था। तो इससे हमारा भी क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट की बात पूछे आपसे, जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है या इसका मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसका मुख्य उत्पाद क्या हो गया? ग्लूकोज हो गए। इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य उत्पाद भी बोलते हैं। ये इसका क्या हो गया? मुख्य उत्पाद हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये क्या है? इसका सह उत्पाद है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? बाई प्रोडक्ट है। सह उत्पाद, या इसे हम क्या बोल देंगे? बाई प्रोडक्ट बोल देंगे। ये सेम वैसे ही है कि हम लोग क्या करते हैं? गन्ने का जब जूस निकालते हैं तो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट क्या होता है? गन्ने का जूस होता है। जब हम गन्ने से जूस निकालेंगे तो हम चाहते हैं हमें जूस मिले, लेकिन उसका जो रेसिड्यू होता है वो भी फिर हमारे एज ए बायोफ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर के रूप में यूज में लिया जाता है। तो हम जो उसका रेसिड्यू मिला उसको हम क्या, किसके, वो क्या हो गया? हमारा सह उत्पाद हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। और जूस हम क्या, वो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम मेनली उसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया गन्ने का जूस के एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से मुख्य उत्पाद है और सह उत्पाद है। तो ये हमारी इस तरीके से क्या होती है? पूरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब एक बात और आती है, ये जो हमारी ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई? ये हमारी जो ऑक्सीजन है, आप यहाँ से बताइए, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमारे ये हैं CO2 और H2O। तो आपको देख करके ये लग रहा होगा कि इधर O2 है CO2 के पास में, तो ये ऑक्सीजन, इसी CO2 के टूटने से ऑक्सीजन निकली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से निकली है? H2O से निकली है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी यहाँ पर रिलीज होती है ये किसके अपघटन से होती है? ये हमारे H2O के अपघटन से होती है। तो O2 रिलीज होती है बाई H2O अपघटन। तो ये किसके द्वारा रिलीज होती है? H2O का जब अपघटन होता है उसके द्वारा हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये हमारी बात हुई फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस थी उसकी हम लोगों ने बात की कि इस तरीके से हमारे पास। अब बात आती है कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती कहाँ है? कौन सी कोशिका के कौन से पार्ट में ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है? तो आप लोगों ने एक ऑर्गेनिल का नाम सुना होगा, एक कोशिकांग का नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल को ही हम क्या बोलते हैं? हरित लवक भी बोलते हैं। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। ये ओनली फॉर किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या करते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो जंतु कोशिकाएं होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। इसे क्या बोलते हैं? हरित लवक भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया हरित लवक। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक हम पिगमेंट की बात करें तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा आ गया क्लोरोफिल ए, नेक्स्ट हमारा आ गया क्लोरोफिल बी,
फिर हम बात करें कि हमारे आ जाएंगे कैरोटीनॉइड्स। ये हमारे क्या हो गए, तीन वर्णक हो गए। हम लोगों ने अभी बात की कि प्लांट में जो रिएक्शन हो रही है CO2 H2O, प्लांट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है, CO2 लेता है और H2O की हेल्प से क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। बात ये आती है कि वो लाइट है वो एब्जॉर्व कहाँ पर होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये उस लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करने का काम करते हैं। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि क्लोरोफिल A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको इसको याद रखना है, C55 H72 O5 N4 Mg, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल A का। वहीं हम बात करें कि क्लोरोफिल B का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C55 H70 O6 N4 Mg, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लोरोफिल बी का। और कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। एसेसरी पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, ये हेल्प करेंगे, किस तरीके से हेल्प करेंगे उसकी बात हम अभी करेंगे कि ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये हमारे हो गए। पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे, आप एक का फॉर्मूला याद कर लीजिए, C55 H72 O5 N4 Mg। फिर हम क्या करेंगे, क्लोरोफिल बी को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ले लेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो 2 कम कर देंगे, H70 करेंगे इसमें और O6 होगा। ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन 2 कम कर रहे हैं और ऑक्सीजन 1 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल बी का फॉर्मूले का याद रखने का यही ट्रिक है, क्योंकि आप एग्जाम में इसको एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको किस तरीके से याद रखें। तो आप एक का फॉर्मूला याद रखिए, दूसरे का फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, पहले 2 कम करने हैं फिर 1 को इंक्रीज करना है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। एसेसरी पिगमेंट का मतलब हो गया कि जो भी लाइट आएगी वो लाइट क्या करेगी, पहले ये कैरोटीनॉइड से होकर के गुजरेगी। ये सेम वैसे ही होता है कि हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो एकदम से सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है, एकदम से सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट या जिसे हम कैरोटीनॉइड्स बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी लाइट अब आएगी वो क्या करेगी, डायरेक्ट क्लोरोफिल ए तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारे जो ये क्लोरोफिल होते हैं ये एक विजिबल रे को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। विजिबल रे कितने पर होती है, विजिबल रे इसकी रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक क्या होती है, इसकी रेंज होती है। मतलब कि हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ओनली फॉर विजिबल रे पर होती है। मतलब कि हम अगर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आती है तो ही क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। अब हमारी जो लाइट आ रही है अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा है तो क्या कर सकती है, वो हमारे क्लोरोफिल को डैमेज कर सकती है। तो ये कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, एज ए शील्ड की तरह काम करते हैं कि जो भी लाइट आएगी उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी कि क्लोरोफिल तक पहुंचना है तुझे तो पहले मुझसे टकरा करके जाना पड़ेगा। ये एज वैसे उस तरीके से काम करती है कि अगर तुझे इस तक पहुँचना है तो पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। तो ये उस तरीके से क्या कर देती है, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो कैरोटीनॉइड इस प्रकार से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हमारे तीनों पिगमेंट की बात हुई कि फोटोसिंथेसिस में ये तीनों पिगमेंट किस तरीके से हेल्प करते हैं। फिर हमने ये सब पिगमेंट की बात तो कर ही ली, हमने 400 से 700 नैनोमीटर तक की क्या होती है, रेंज होती है, इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती कहाँ पर है, क्लोरोफिल के अंदर होती है। तो हम क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये होती किस प्रकार से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल है। डबल मेम्ब्रेन क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स है। इसके अंदर ये क्या हो गई, डबल मेम्ब्रेन लेयर हो गई, डबल मेम्ब्रेन लेयर।
इसके अंदर ये क्या होते हैं, छोटी छोटी थैलेकोइड्स आपस में ऐसे स्टेक्ड होती हैं, मतलब कि ऊपर जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। वहीं दो ग्रेनम आपस में क्या फेरेट चैनल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, जो फेरेट चैनल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, ये हो गया फेरेट चैनल, फेरेट चैनल। नेक्स्ट आ गई, ये एक ग्रेनम हो गया, ये ग्रेनम हो गया। इस तरीके से बहुत सारी ग्रेनम क्या होती हैं, एक जो इसका स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये फिर तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रेनम आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं एक साथ में ग्रेना। ये हमारी बात हुई, ये हो गई हमारे फेरेट चैनल और ये हो गई हमारी थाइलेकोइड। तो इसकी जो ल्यूमन है, थाइलेकोइड की जो ल्यूमन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो ये थाइलेकोइड की ल्यूमन है इस पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये बहुत सारे पिगमेंट एक साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हम बात करें 230 से लेकर के 240 पिगमेंट आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक साथ में, और एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। तो 230 से लेकर के 240 पिगमेंट आपस में मिलकर के एक यूनिट का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। और ये इसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या हो गई, क्वांटासोम हो गई। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है। ये हो गई फोटोसिंथेटिक यूनिट। ये होता है स्ट्रोमा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रोमा होता है। हम बात करते हैं कि हमारी जब इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। किस तरीके से, जैसे कि हमारी एक होगी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होगी, एक हमारी होगी डार्क रिएक्शन। जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट की प्रेजेंस में होगी तो ये क्या करेंगे, हमारे जो CO2 और H2O है वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जो CO2 प्लस H2O थे ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये किसका प्रोडक्शन करेंगे, ATP का प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 18 ATP बनती हैं और 12 NADPH2 बनते हैं, NADPH2 बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक एनर्जी का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास 18 ATP बने हैं प्लस में 12 NADPH2 जो हैं इनका यूटिलाइजेशन होगा। इनके यूटिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसमें हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट की हेल्प से क्या होते हैं, ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। वहीं हम लोग बात करें डार्क रिएक्शन का, मतलब ये कतई नहीं है कि वो डार्क में होगी या अंधेरे में होगी। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये लाइट पर से क्या होती है, फ्री होती है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन क्या होती है, लाइट से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन की हमने बात की। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगी, ये दोनों दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है। जबकि जो लाइट रिएक्शन है वो सिर्फ कहाँ पर होगी, दिन के अंदर होगी। तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारी जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, ये तो होती है इस स्ट्रोमा में होती है। वहीं हम लोग बात करें कि हमारी जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारी डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पर होगी, ये होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, जो साइटोप्लाज्म के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव्य है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये होगी ग्रेना में।
तो हमें समझ में आया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होता है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है और जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। अब ये जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें दो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। वो किस तरीके से काम करते हैं पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होते क्या हैं। हम बात करें पीएस फर्स्ट की, पीएस फर्स्ट होता है और एक क्या होता है, पीएस सेकेंड होता है। अभी हमने बात की कि जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कौन सी रेंज पर होती है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज पे होती है। तो अगर इस रेंज पर हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पीएस सेंटर है इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, पी, इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है, P700। ये होता क्या है अभी हम लोग इसकी बात कर लेंगे। फिर हमारा जो पीएस सेकेंड है इसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ RC, ये क्या होता है, इसका होता है 680 नैनोमीटर। हमने कहा कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। अगर जो फोटोसिंथेसिस से जो लाइट आ रही है उसकी रेंज 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ है, तो वहाँ पर हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिवेट होगा क्योंकि उसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 होता है। तो याद रखना है जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ हो तो पीएस फर्स्ट काम करेगा। वहीं अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कब 680 नैनोमीटर से कम है, 680 नैनोमीटर से कम है तो हमारा पीएस सेकेंड क्या होगा, एक्टिव होगा। तो ये हमारी बात हुई पीएस फर्स्ट की और पीएस सेकेंड की। तो पीएस सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इसका P680 होता है। और इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P700 होता है। मीन्स कि हमारे पास 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ आएगी तो पीएस फर्स्ट एक्टिव होगा और हमारा 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ आएगी तो हमारा पीएस सेकेंड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये होते कहाँ पर हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड जो लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हम हमारे कल के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड होते कहाँ पर हैं। जो हमारा क्लोरोफिल होता है इसकी जो ऊपर की सतह होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अप्रेजल फेस बोलते हैं। कौन सी फेस बोलते हैं, जो अप्रेजल लेयर होती है। यहाँ पर ये जो आप ऊपर की तरफ जो खुली लेयर है जो थैलेकोइड की, इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रेजल लेयर, अप्रेजल पार्ट बोल सकते हैं, अप्रेजल पार्ट हो गया। इस पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा पीएस फर्स्ट। वहीं जो हमारा जो फेरेट चैनल है इस पर भी क्या होता है, पीएस फर्स्ट होता है। तो पीएस फर्स्ट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो थैलेकोइड की अप्रेजल लेयर होती है, अप्रेजल पार्ट होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पीएस फर्स्ट। और जो फेरेट चैनल है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। फिर इसका जो नॉन अप्रेजल पार्ट का मतलब हो गया हमारे जो थैलेकोइड इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, जिस पोर्शन से ऐड हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन अप्रेजल पार्ट। तो नॉन अप्रेजल पार्ट पर क्या होता है, हमारा पीएस सेकेंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें समझ में आया कि जो ग्रेना होता है उस पर तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं। जो फेरेट चैनल होता है उस पर कौन सा काम करता है, पीएस फर्स्ट काम करता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पीएस फर्स्ट कहाँ पर काम करता है और पीएस सेकंड कहाँ पर काम करता है। तो पीएस फर्स्ट हमारे फेरेट चैनल पर भी होता है और जो थैलेकोइड की जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उस पर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये फोटो सिस्टम काम करते हैं। तो हम लोगों ने बात की कि ये किस तरीके से प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसकी अभिक्रिया क्या होती है। हम बात करें एक चीज़ और, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कैसी होती है, एनाबोलिक होती है। एनाबोलिक और कैटाबोलिक से आप क्या समझते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारी वो क्या होती है, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक होती है। एनाबोलिक का मतलब क्या हो गया, एनाबोलिक हो गई, एक रिएक्शन होती है एनाबोलिक और एक होती है कैटाबोलिक। एनाबोलिक एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट हो गई कैटाबोलिक एंड एक्सोथर्मिक। एनाबोलिक में क्या होगा, जब दो सिंपल कंपाउंड मिल करके क्या करते हैं, किसी एक
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या जटिल कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक। जब दो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसे बोलते हैं एनाबॉलिक, मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। वहीं पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल करके क्या कर रहा है, दो सिंपल कंपाउंड बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। तो हमारी जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पर क्या था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, किसमें चेंज हो गया, सिंपल कंपाउंड में। वहीं पर हम लोग यहाँ पर हम लोग देखें कि दो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो हमारी फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, दो CO2 और H2 के सिंपल कंपाउंड मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, एनाबॉलिक हो गई। फिर आता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, फिर क्या बना रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो जिस रिएक्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन हो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में एनर्जी निकले उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब ना करके एनर्जी रिलीज हो रही होती तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते। तो यहाँ पर एनर्जी का यूज हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। तो ये हमारी बात हुई आज में के छोटे से वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को पढ़ा। इसके बाद में हम लोग हमारे नेक्स्ट जो इसका आगे का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट भी हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।